ब्रेन्स जीएस में आपका स्वागत है। अब हम लोग मुग़ल साम्राज्य पे पहुंच चुके हैं। मध्यकालीन भारत यानी कि हिस्ट्री के टॉपिक कंटिन्यू किए हुए हैं। अगर आप आईएएस के, पीसीएस के, लोअर आरओ या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस का अहम रोल है, तो आप हमारे चैनल ब्रेन्स जीएस के साथ जुड़ें और जो है उसका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को, अपनी जीएस को नए आयाम प्रदान करें। चलिए हम लोग चलते हैं। मुग़ल साम्राज्य पे कुछ मैंने पॉइंट्स नोट कर लिए हैं जिससे आपका समय बच जाए और वीडियो बहुत लंबा ना हो। ठीक है। मुग़ल साम्राज्य, जैसा कि आपने पिछली क्लास में स्टडी की थी कि एक युद्ध हुआ था इतिहास में परिवर्तन जो लाया, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी यानी कि लोदी वंश का सुल्तान और बाबर, आक्रमणकारी बाबर। तो वो मैंने डिटेल में आप पढ़ चुके हैं कि उसको किस तरीके से बाबर को इनविटेशन राणा सांगा, आलम खां और उसके चाचा वगैरह जो भी कहानी पीछे रही थी। और कुल मिला के जो ऐतिहासिक युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, उस युद्ध में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुग़ल वंश की स्थापना हुई और साथ ही लोदी वंश का भी अंत हो गया। तो आज हम जो लोग हैं स्टडी करेंगे, क्लास कंटिन्यू बाबर के बारे में। बाबर, तो बाबर जो है आप देखेंगे कि वैसे बाबर जो हैं ये भी तुर्क थे और चगताई तुर्क थे। तो बाबर का वैसे जो जन्म है 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। और बाबर जो है उसको भी ऐसा नहीं था जो मध्य एशिया के क्षेत्रों में उसने अपनी स्थिति स्टेबल करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे उसको संतुष्टि नहीं मिली मध्य एशिया में। तो वो प्रायः भारतीय क्षेत्रों में की तरफ इंटरेस्ट लेने लगा और भारतीय क्षेत्रों में जो है इंटरेस्ट लेता हुआ आगे बढ़ा। तो आप देखेंगे कि एक युद्ध इतिहास में एक रहता है 1519 में भेरा पे उसने आक्रमण किया भारत में। उसने लगभग जब पानीपत के पहले 4 युद्ध किए थे, पानीपत मिला के 5 युद्ध किए थे। पहला जो युद्ध हुआ था भारतीय क्षेत्रों में आने के लिए, सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो भेरा पे 1519 ईस्वी में जो करमाती जो सुल्तान हैं उनको पराजित किया और उसने पहली बार जो है तोपों का इस्तेमाल किया। भारतीय क्षेत्रों में तोपों का इस्तेमाल किया था और दिल्ली सल्तनत के अंदर जो उसने तोपों का इस्तेमाल किया था, तो जैसा कि आपको मालूम है कि वो इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में किया था। लेकिन पहली बार अगर पूछा जाए तो 1519 में भेरा पे जब उसने आक्रमण किया था। तो 5वां जो युद्ध था उसका पानीपत का युद्ध, जो निर्णायक युद्ध था, जिसने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की और पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह की उपाधि अगर देखेंगे तो पादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला तैमूर सुल्तान था। पहला तैमूर पादशाह की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत की तरफ जो आने वाला और अपने राज्य की स्थापना करने वाला जो सुल्तान था, तो वो पहला था। इसके पहले अगर देखेंगे कि जो बाबर का जो ब्लड है वो दो जो क्या नाम है, मंगोल क्षेत्रों के जो 2 बहुत ज़्यादा जो खूंखार ब्लड रिलेशन था, तो वो दोनों का ही ब्लड उसके बॉडी में था। जैसे कि बाबर जो है पिता की तरफ से देखेंगे तो तैमूर का वंशज था और जो है माँ की तरफ से देखेंगे तो तैमूर, तो जो है माता की तरफ देखेंगे तो चंगेज खां। तैमूर और चंगेज खां तो दोनों का ही ब्लड रिलेशन था। इसीलिए जो है बाबर जो था यानी कि मुग़ल जो हैं वो कौन थे? चगताई तुर्क थे। कौन? चगताई तुर्क थे। ठीक है। तो उपाधि एक हो गई पादशाह। एक उपाधि जो है इसको कलंदर की धारण की थी। कलंदर का मतलब है कि एक उदारता
बस जो है इसका जो बिहेव था वो अधिकांशता देखें कि उदारता वाला रहा। उदारता के ही कारण इसको कलंदर की उपाधि इसने धारण की थी। बाबर के जो है कुल 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं जो बड़ा था, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये 4 पुत्र थे, जिनमें से हुमायूं जो था वो बड़ा था। भेरा का आक्रमण हो गया तो पानीपत का युद्ध जो है बहुत निर्णायक इतिहास में। हम उसको आप देखेंगे कि पानीपत के युद्ध में इसने तुगलमा युद्ध पद्धति अपनाई, उस्मानी विधि जो तोपों को सजाने की विधि अपनाई। उस्ताद अली मुस्तफ़ा आप पढ़ चुके हैं, 2 तोपची से दोनों सही निशाने पे गोले बरसाए और ये जो है युद्ध वो जीत लेते हैं और भारत में मुगल वंश की स्थापना होती। तो ये पानीपत के युद्ध देखेंगे तो एक इतिहास में निर्णायक रहा। पानीपत के जो भी युद्ध हैं आगे आप देखेंगे तो इतिहास में वो युद्ध जो हैं एक नया मार्गदर्शन करते हैं और इतिहास की दिशा को मोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से जो युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध है वो जो आप उसको देखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। बाबर जब दिल्ली की राजगद्दी पे बैठ जाता है, बाकायदा सारा अपना राजकाज आगे बढ़ाता है। अब उसको ये लगा कि पानीपत के युद्ध के बाद उसको संतुष्टि, भारत में शक्तिशाली थे राजपूत, अगर भारत में अपना स्थायित्व अपने आप को लाना है, अपने राजवंश को स्थायित्व प्रदान करना है, अपना साम्राज्य विस्तार करना है, तो जो भारत में मजबूत राजपूतों की कड़ी है उसको हराना पड़ेगा। उधर उसने देखा कि राजपूतों ने बाबर के अगेंस्ट में जो है एक कोलिएशन बना लिया, संगठन बना लिया है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? मेवाड़ का राणा सांगा। तो उसने देखा कि उससे पहले अगर राजपूतों का जो स्ट्रॉन्ग संगठन और ज़्यादा मजबूत हो तो हमें उसको परास्त करना, अगर स्थायित्व यहाँ पे लाना है, तो वो उसके अंदर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर बैठा कि सारे राजपूत जो उत्तर भारत की शक्तियाँ हैं उसमें आप देखें ग्वालियर के राजा भी थे, है ना, मालवा के राजा भी थे, अजमेर के भी, चंदेरी के, वसीन के, ये सारे राज जो है राणा सांगा की तरफ से बाबर के मुकाबले के लिए खड़े हुए। उन्होंने सपने में अपना समर्थन दिया, अपनी सेनाएं भेजी। तो कहीं ना कहीं बाबर को एक डर बैठा। तो बाबर ने यहाँ पे थोड़ी कूटनीति और चालाकी का परिचय दिया और सेना को एक जो है पूरी सेना को इकट्ठा किया और जो है एक टीले पे चढ़ गया। उस चढ़ने के बाद जो है कुछ ड्रामा किया। ड्रामा कैसा कि एक तो जिहाद का नारा दिया कि ये युद्ध जो है खानवा का जो युद्ध है, यानी कि राणा सांगा और बाबर का जो युद्ध की रणनीति बन रही थी वो खानवा का युद्ध। तो जो खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में हुआ था, ये अगर हम जीत गए तो भारतीय प्रायद्वीप पे का राज हमारे पास होगा, हमारा इतिहास बदल जाएगा, यहाँ के जो डेवलपमेंट के सारे संसाधन हैं वो सब हमारे होंगे और हमें इसको ये हमारे लिए एक धर्म युद्ध है और हमें इस युद्ध को हर हाल में जीतना है। तो आज से हम प्रण लेते हैं, जो भी वहाँ पे इकट्ठे उसने शराब के पात्र किए, तो आज से हम प्रण करते हैं शराब नहीं पिएंगे और बखूबी जो है युद्ध को अंजाम देके राजपूतों को पराजित करेंगे। उन्होंने हमारे लिए अगेंस्ट में एक संगठन बना लिया है। तो इस तरीके से उसने जो है इस यहाँ पे एक रणनीति बनाई और उस युद्ध को जो है जिहाद का नारा दिया, धर्म का नारा दिया, धर्म से उसको जोड़ा। अंततः ये युद्ध जो है होता है, इस युद्ध में भीषण तरीके से होता है और जैसा कि जो बाबर ने अपनी युद्ध नेतृत्व कुशलता का परिचय देते हुए राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया। और पराजित होने का एक कारण था कि जो राणा सांगा का सेनापति था हसन खां मेवाती, वो पराजित हो जाता है। कौन? हसन खां मेवाती। राणा सांगा का जो सेनापति है वो हसन खां मेवाती पराजित हो जाता था। अंततः जो युद्ध जो है बाबर के पक्ष में जाता है।
पक्ष में जाता। यहाँ पे जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं कि राणा सांगा राजपूत सेनापति मुस्लिम, तो कई ऐसे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ क्या नाम है, कुछ जो है आजकल के दौर में देखेंगे कि हमारे यहाँ उस समय भी जैसी आज डर और सांप्रदायिकता का माहौल बना के लोगों को डराया जाता है, उस समय ऐसा चीज़ें नहीं है जितना कि खौफ रहता था। अब यहीं पे आप लीजिए कि जो राणा सांगा राजपूत मेवाड़ का राजा, मेवाड़ का सम्राट, उसका जो सेनापति था कौन था, हसन खां मेवाती। ठीक है, वहाँ पे उस तरीके से सांप्रदायिकता का नहीं थी जैसा कि हम लोग कभी कभी नेताओं के माध्यम से सुनते हैं। जैसे अब आप लीजिए शिवाजी का सेनापति आप लोगों को मालूम है, तो शिवाजी का भी सेनापति मुस्लिम सेनापति होता है जिसका नाम होता है इब्राहिम खां गारदी। कौन होता है, इब्राहिम खां गारदी, लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इब्राहिम खां गारदी। ये शिवाजी का सेनापति था, तो वो भी एक मराठा सम्राट थे और उनका भी सेनापति इब्राहिम खां गारदी यानी कि मुस्लिम था। एक सेनापति मुस्लिम और भी था जो आप देखेंगे, जो नाम एक आता है राजपूतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, जो आगे अभी कहानी इसको पढ़ेंगे, मेवाड़ के महाराणा प्रताप। इनका जो सेनापति था हकीम खां सूर। कौन था, हकीम खां सूर। तो कहने का मतलब है ये अलग अलग क्षेत्रों में जो है सम्राट जो हैं वो कौन है, हिंदू हैं, सेनापति जो है मुस्लिम है। वही आप आगे अकबर को पढ़ेंगे, अकबर जो है मुस्लिम था और कई ऐसे सेनापति जो हैं हिंदू थे, राजपूत थे। ठीक है, तो यहाँ पे सांप्रदायिकता का ऐसा भाव नहीं था, जहाँ रोजगार मिल जाए, जहाँ पे काम मिल जाए, ठीक है, जहाँ पे ऐश आराम के साधन मिल जाएं, और उस समय जो सेनापति सैनिक या जो आम लोग थे उसकी तरफ चले जाते थे। ठीक है, यहाँ पे ऐसी कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी। तो इस तरीके से खानवा का युद्ध बाबर ने कूटनीतिक चालाकी से जीत लिया। इस युद्ध में विजय करने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला मुगल बादशाह था बाबर, गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि दिल्ली सल्तनत में किसने की थी, गियासुद्दीन तुगलक ने। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक, पहला मुगल सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो वो है बाबर। क्लियर, आगे बढ़े। अब हम लोग चलते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 ईस्वी में हुआ था। ये राजपूतों की एक बची हुई शक्ति थे, तो बाकी जो राजपूत बचे हुए थे इसके, यानी कि जो चंदेरी का राजा था राजपूत मेदिनी राज, उसके छत्र छाया में इकट्ठे हुए और आगे के बाबर के मुकाबले के लिए एकत्रित हुए, और बाबर विशाल सेना लेके अपनी वहाँ पहुँचा, मेदिनी राय को पराजित किया। तो हजारों राजपूत वहाँ पे मारे जाते हैं, राजपूत स्त्रियाँ जो हैं वो जौहर कर लेती। इस तरीके से चंदेरी का युद्ध बाबर 1528 ईस्वी में जीत लेता है। अगला जस्ट आक्रमण फिर जो है आगे बिहार वाले क्षेत्र में बढ़ता हुआ पहुँचता है, तो घाघरा का युद्ध होता है कब, 1529 ईस्वी में। इस युद्ध में जो है बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाएं होती हैं। युद्ध का जो नेतृत्व है बाबर करता है। उधर जो है महमूद लोदी, ये इब्राहिम लोदी का भाई था जिसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। तो बाबर जो है वो सेना लेके जाता है और जाने के बाद उसके इब्राहिम लोदी के भाई यानी कि महमूद लोदी को पराजित करता है। तो इस तरीके से घाघरा का युद्ध बाबर 1529 में जीत लेता है। तो अब देखेंगे पंजाब से लेके बंगाल, बिहार और इधर दक्षिण में ग्वालियर तक का जो क्षेत्र है वो उन क्षेत्रों पे बाबर का कब्जा हो जाता है। बाबर उधर लौटते हुए 1530 में आगरा ही पहुंचता है, तो आगरा में ही बाबर की डेथ हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब मृत्यु हो जाती है तो यही
जो है आगरा में ही बाबर को पहले दफनाया जाता है आराम बाग में। इसी का एक दूसरा नाम भी मिलता है नूर अफगान बाग। बाबर को आगरा के आराम बाग में 1530 ईस्वी में दफनाया जाता है, लेकिन बाबर की इच्छा थी कि हमें यहाँ पे ना दफना के अफ़गानिस्तान यानी काबुल में दफनाया जाए। तो बाद में फिर उसको यहाँ से खुलवा के काबुल में बाबर का जो मकबरा है वो अफ़गानिस्तान के काबुल में है, भारत में नहीं है। ठीक है, अगला चलते। बाबर जो है पढ़ा लिखा था, पहला मुग़ल बादशाह था जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, यानी कि आत्मकथा लिखी है। कौन सी? बाबरनामा। ठीक है, तुज़-ए-बाबरी। और ख़ास बात यह है कि वैसे तो मुग़लों की जो आम भाषा थी, राज की भाषा थी फ़ारसी, लेकिन ये बाबर ने जो आत्मकथा लिखी है तुर्की भाषा में है। ख़ास बात बहुत इम्पोर्टेंट है, तुर्की भाषा में है। एक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, आपको याद होगा, जिसने अपनी ऑटोग्राफी लिखी थी। वो कौन था? कौन था? फिरोज तुगलक, तारीख़-ए-फिरोज शाही। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का उधर, और मुग़लों में आगे और भी हैं, लेकिन पहला ये मुग़ल बादशाह। आगे जहांगीर भी है, वो भी अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा लिखती है। ये बाबरनामा जो तुर्की भाषा में था, बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया। ठीक है, किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने ही बाबरी तुर्की भाषा में से फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया था। बाबर विद्वान पढ़ा लिखा तो था ही, इसने एक पद्य शैली का आविष्कार किया था, मुबैयान। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में पूछी गई है। बाबर ने एक पद्य शैली का आविष्कार किया था, वो कौन सी थी? मुबैयान। बाबर ने जो है एक सड़क नापने का पैमाना गज-ए-बाबरी का भी आविष्कार किया। एक पैमाना था जहाँ पे जो भी ज़मीन वगैरह भूभाग या सड़कों की नपाई जो उस समय बनती थी, तो उसके लिए एक बनाया था गज-ए-बाबरी। ठीक है, बाबर के जो कामों में देखेंगे कि 2 इमारतें बहुत बनवाई थी। एक तो संभल की मस्जिद बनवाई थी, यानी कि संभल की मस्जिद, और अयोध्या की बाबरी मस्जिद। अयोध्या की बाबरी मस्जिद जो कि अब ढा के वहाँ पे हिंदू भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है। ठीक है, और इस बाबरी मस्जिद को निर्माण जो करवाया था वो मीर बाकी ने। बाबर का ही एक सेनापति था और बाबर के आज्ञा के बाद उसको निर्मित किया गया था। मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसके स्थान पे भगवान श्री राम का मंदिर वहाँ पे बना। कुछ पोर्शन बन रहा है, बाकी लगभग बन चुका है। अब देखेंगे कि यहाँ पे एक सूफी संत जो बाबर है, एक सूफी संत जिनका बहुत अनुयायी था, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उबैदुल्ला अहरार नक्शबंदी सिलसिले के जो है सूफी संत थे, उबैदुल्ला अहरार नक्शबंदी सिलसिले के, तो उनका अनुयायी था। उनको समय समय पे अपना आदर्श मानता था, उनका मार्गदर्शन लेता था। तो ये चीज़ें जो हैं बाबरी यानी कि बाबर से संबंधित हैं। और बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर आप देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होती हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे। और अगर आप हमारा चैनल ब्रेंस जीएस सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप करें। और IAS, PCS, RO लोअर जैसी बड़ी परीक्षाओं के साथ साथ उन सभी छोटी परीक्षाओं के लिए भी आप अपने आप को तैयार कर लेंगे, जिसमें GS का अहम रोल है। तो आप हमारी क्लास को कंटिन्यू बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।